नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। पश्चिमी एशिया में इजराइल ने युद्ध का एक और मोर्चा खोल दिया है। गाजा में हमास के खिलाफ उसके युद्ध को 13 दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। युद्ध का यह साल पूरा होते होते इजराइल अपने एक और दुश्मन से खुलकर अब उलझ चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर भी यहीं से निकल कर आई है। जिस तरीके से आज एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो गई है। खबर यह भी है कि उत्तर के पड़ोसी देश लेबनान से सक्रिय हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अब खुलकर हमले करने शुरू कर दिए। इसी में उनके मिसाइल कमांडर जो थे कबीसी, उसको अब से कुछ देर पहले इजराइल ने मार गिराया एक रॉकेट हमले में। दुनिया के तमाम देश इसी को लेकर डरे हुए थे। पर्दे के पीछे इसे रोकने की तमाम कोशिशें होती रही, लेकिन ताज़ा जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही है। कोई भी कोशिश इस युद्ध को रोकने की खत्म होने की बजाय उल्टा युद्ध और ज़्यादा भड़क चुका है। तो इजराइल का एक मोर्चा हमास के खिलाफ तो खुला ही था फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में। अब इजराइल खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पर भी फायरिंग कर रहा है और उस पर भी लगातार हमले कर रहा है। दोनों तरफ से बहुत बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के करीब 600 के आसपास लड़ाके मारे गए हैं बीते 2 से 3 दिनों में जो हमले इजराइल की तरफ से हुए हैं। पलटकर हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि इजरायली सुरक्षा कवच जो डोम है वो उसको बचाव कर ले रहा है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और बता दूं, इस खबर पर हमारे साथ इजराइल के भारत में जो एम्बेसडर हैं वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद होने वाले हैं। उनसे हम तफसील से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इजराइल 1 साल के बाद हमास के खिलाफ कहाँ पहुंचा और हिजबुल्लाह के खिलाफ ये मोर्चा उसको क्यों खोलना पड़ा। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक से आने वाले सिद्धरामैया के बारे में है। उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं जिसके खिलाफ जांच की मांग की गई थी। राज्यपाल ने अनुमति दे दी। उस अनुमति के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे सिद्धरामैया इस उम्मीद में कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। यानी उन पर मुकदमा चल पाएगा जिसकी इजाजत राज्यपाल दे चुके हैं। सिद्धरामैया का राजनीतिक भविष्य क्या है, सिद्धरामैया का पार्टी में क्या होगा और सिद्धरामैया की इस्तीफे की मांग अब बीजेपी कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लैंडस्केप में फंसे हैं एक और देश के मुख्यमंत्री अपने यहाँ के सिद्धरामैया। इन दोनों खबरों पर बारी बारी से बात होगी, लेकिन पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो कि पश्चिमी एशिया से आ रही है, जहाँ पर हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। जब से गाजा में हमास पर इजराइल ने हमला किया, तब से ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह आए दिन इजराइल के सैन्य ठिकानों को हमला बना रहा है, लेकिन उसके हमलों में इजराइल के आम लोग भी आ रहे थे। हिजबुल्लाह के रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन हमलों के जवाब में इजराइल ने निर्णायक हमले शुरू कर दिए हैं। ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो ताज़ा हमले किए, उनमें कम से कम 558 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मरने वालों में कम से कम 50 बच्चे भी शामिल हैं। साफ है इजराइल के हमलों की चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं। 1800 से ज़्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए। हमलों के बाद लेबनान में हुई तबाही साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी खबर आई है जिसके मुताबिक जो बड़े कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उनको भी मार गिराया है। इस ताज़ा अपडेट जो आ रहा है वो अपडेट आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह फोर्स के जो मिसाइल कमांडर थे उनको भी रॉकेट हमलों में इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को मार गिराया है, जो कि इस रॉकेट हमलों के लिए जो कि इजराइल पर हो रहे थे उसके सेना के जिम्मेदार थे। इन हमलों से ठीक पहले 20 सितंबर को इजराइल ने, आपको याद होगा, हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स पर हमला किया था जब वो एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। रदवान यूनिट हिजबुल्लाह की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। उधर हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस ने कहा कि इजराइल लेबनान में कई पर्चे गिरा रहा है जिनमें बहुत ही खतरनाक बार कोड है। हिजबुल्लाह ने लोगों से कहा कि वो इन बार कोड को स्कैन ना करें क्योंकि इससे वो उनके फ़ोन की सारी जानकारी हैक कर लेगा। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आशंका जताई है कि लेबनान का ये भी वही हश हो सकता है जो गाजा का हुआ, जहां इजराइल के हमलों से भयानक मानवीय संकट बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत इस युद्ध को रोकने की अपील की है। दरअसल इजराइल के पास भारी सैन्य ताकत है। वो अपने अत्याधुनिक हथियारों से भयानक तबाही बरपा सकता है। Yeah.
इजराइल का साफ कहना है कि उसे आत्मरक्षा में ऐसा करना पड़ा है। क्या कहा इजराइल ने, आइए पहले वो सुनते हैं। Since the beginning of the war, Hezbollah has shot over 9,000 rockets, missiles, and UAVs like the one that hit here at Israeli communities. In the last week alone, they have shot over 700 rockets, missiles, and UAVs towards Israeli communities. The IDF has been operating in the last week to prevent these attacks, to hit those rocket launchers, to hit those missiles before they are able to strike at Israel. We are able to make those attacks smaller and to prevent them from hitting Israeli civilians, and we are committed to do so. Yesterday, the IDF hit hundreds of targets pointed towards Israel. We're talking about heavy missiles with hundreds of kilograms of warheads pointed towards Israeli civilians, and we are committed to do so as long as Hezbollah keeps fighting and threatening Israeli civilians. तो इजराइल ने यह साफ किया कि वो आत्मरक्षा में किस बड़े पैमाने पर वो हमले कर रहा है। इन्हीं हमलों के तहत हिजबुल्लाह इजराइल ने बेरूत में टारगेटेड हमला कर हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को मार गिराया है। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत के दहिया इलाके में हमला कर मोहम्मद कबीसी को मार गिराया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के कुछ और कमांडर्स के भी मारे जाने की खबर है। कबीसी हिजबुल्लाह की कई मिसाइल यूनिट्स का कमांडर था और बीते कई सालों में इजराइल पर होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार था। इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मार चुका है। हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह है, जिसे ढूंढने में इजराइल अभी तक तो नाकाम है, लेकिन हिजबुल्लाह के कई अन्य कमांडरों को वो खत्म करने में इजराइल कामयाब रहा है। इनमें जो खास हैं, इब्राहिम अकील, फवाद शुक्र, विसाम अल तावील, अबू हसन समीर, तालेब समी अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर शामिल हैं। ये सभी हिजबुल्लाह की अलग अलग इकाइयों के कमांडर थे। इस मौके पर जब हम ये बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो एक नई लड़ाई छिड़ गई है, मेरे साथ स्टूडियो में इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। रेविन अज़ार साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। विल टॉक टू यू इन अ वाइल सर। गिव अस अ मोमेंट। लेट अस सी वहाँ हो क्या रहा है। जो हमले हुए हैं उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले उसको देख लेते हैं, देन विल टॉक टू द एम्बेसडर। Target destroyed. हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए इस वक्त जो एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है बीते एक हफ्ते से, कह लीजिए आप, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, उस पर बात करने के लिए इजराइल के एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में हैं, दिल्ली में हैं और नए नए आए हैं, रेविन अज़ार साहब। आई एम सॉरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। Reuven Azar, yes. Thank you so much for this interview. Thank you so much. Sir, it's been just a month. You have been in India now. But the situation in West Asia, Israel, Hamas, then Israel versus Houthi, then Israel versus now Hezbollah. I would like to know, what is the strategy of Israel now? Are you seriously want to eliminate all these so-called militias? Well, Sumit, our cabinet has adopted very clear decisions. When it comes to Hamas, we want to degrade the military capabilities of Hamas and bring back our hostages and make sure that this terrorist organization will never be able
to conduct an attack like the 7th of October again. And that's why we are continuing our operations. We have managed to destroy the missile factories of Hamas. They are no longer posing a threat on Israel when it comes to missiles and rockets. We have killed more than 15,000 terrorists, and we are going to continue our operation until it will be verified that this will be no longer a threat and will bring our hostages back home. Regarding the north, as you probably know, on the 8th of October, we were attacked in an unprovoked way by Hezbollah. And we want to make sure is that the UN Security Council Resolution 1701 that actually makes clear that Hezbollah cannot be in our border, that will be implemented. And we tried actually to get into a diplomatic solution with the help of our American friends. But unfortunately, Hezbollah has refused. And therefore, we have launched now an attack after they have fired at Israel more than 8,000 missiles and rockets, after more than 900 anti-tank missiles, after more than hundreds of drones that have been shooting against Israel in a completely unprovoked way. We decided to take action. And we are going to make sure that Hezbollah gets the message that it cannot continue attacking Israel, and it will have to implement the UN Security Council resolution. But Mr. Ambassador, sorry to intervene here. It's been almost a year now, 11 and a half months, since your hostages are in captivity of Hamas. Why the Israeli forces are not being successful till now to get them released? What is the issue? Well, the bottom line is that Hamas doesn't really want to negotiate. What they want to do, because we have a very clear path of negotiation, and even the spokesperson of the White House, Mr. John Kirby, has said clearly that Hamas doesn't want to negotiate a deal. Okay? What they want to have is a situation in which they can rearm and regroup and stay in the Gaza Strip in order to be able to attack Israel again in the future. We are not going to agree to that. And we have to be persistent. We have to be patient. I have read in some media until reports that almost reach our goal. 80 to 85% of the area of Gaza Patti is almost demolished now. Is it true? Well, I'm not sure regarding these numbers. What I can tell you is that we have created a situation in which humanitarian areas have been designated so that people can evacuate from the places in which the terrorists were acting, and they are now in places in which they can get humanitarian assistance. Where are these hostages could be in that area? Well, unfortunately, it seems that we have managed to release 150 out of the 250 hostages. We are still remaining with about 100. Unfortunately, as our Prime Minister has reported, about half of them have died, either on the 7th of October or shortly after. And they are underground. We have managed to dismantle many kilometers of tunnels of Hamas, but still there are tunnels there. And the dilemma is that if we attack those tunnels, we might cause the death of the hostages. And therefore, we have to be very cautious about it. For the Indian viewers, those who don't know the topography of that region, where have been the Israel and the Palestine area, could you please try to explain what is the topography? How come a small place like Gaza, and it's been just in 100, almost 90 to 100 hostages, and it's been a year now, you have not been successful in getting them released? Well, first of all, there were many situations in the past in which hostages were held for many years. If you remember, the American hostages that were taken following the Iran theocratic revolution were held there a very long period of time. So these situations are not easy, especially when you're talking about a very narrow area that is very, very densely populated. Okay? So that is not simple to do. And this is not an operation that takes a short time. And we have to be persistent to the extent that we will put pressure on Hamas that so they release the hostages either by negotiation or through military operations. But almost more than 40,000 people has been killed in a year's time now. Most of them are the innocent Palestinians also. Don't you feel that it's a big issue also?
you Well, have to. first of all, every loss of life is very tragic, Sumit, and we don't like to be in a situation not only that innocents are killed, but also we did whatever we could in order to avoid entering the Gaza Strip, despite many attacks throughout the years by Hamas. And not only that, people have to know that Israel has done a lot of effort to take innocent Palestinians out of harm's way. But when you have a situation in which you have a terrorist organization that is using civilians as human shields, when it is breaking any rule in the book, abusing humanitarian installations like hospitals and schools to embed terrorists inside them, then the price is dear. Now, these numbers that have been released are not necessarily accurate numbers. We have killed ourselves, we know, more than 15,000 terrorists. And many of these casualties that people are talking about are casualties that either died because of misfire of Hamas and Palestinian Islamic Jihad rockets, and also as a result of the fact that they forced people to stay in dangerous places. And we are acting, we acted then in the Gaza Strip, and we are acting now in Lebanon to call people to evacuate areas in which there are terrorists, in which there are weapons. It's very important to us. When you look at the ratio of collateral damage, of people that have been killed, and you compare it to other urban warfare situations, you will see, according to military experts, that the ratio between combatants and non-combatants is actually pretty low compared, for example, to the battle in Mosul against ISIS, in which the ratio was 1 to 8. So actually, Israel is doing a lot of effort, and many armies, Sumit, are actually learning from Israel how to use tactics to bring down number of innocent casualties. That's your side of the story. I totally respect that. But you are accepting there is collateral damage is happening. Well, in any war, Sumit, unfortunately, there is collateral damage, and especially in wars in which you are dealing with terrorists that are using civilians as human shields. And one more issue, I will come to Hezbollah. There's a story last week that Israel used pager bombs. They used walkie-talkie bombs. Is it so? Well, look, we are not commenting on actions that have been taken by different actors. The bottom line is that terrorists have to know, Sumit, that they are not impune, that they cannot go and terrorize and then will not be hurt. And what Israel has been doing in the last 2 weeks is we are eliminating the terrorists, the leadership. We have targeted in the last 48 hours more than 1,700 targets of houses in South Lebanon in which missiles were embedded, because Hezbollah has been using these tactics. Instead of using military bases, they are putting missiles inside private homes of people. We have gathering this information and this intelligence for years now, and we got prepared to this scenario. And now it's the time in which the terrorists are paying the price for their aggression. For 11 months, they have been pounding northern Israel. We had more than 70,000 people that had to evacuate their homes in northern Israel as a result of that. And we tried time and again to get to a diplomatic solution. They refused. So now they have to pay the price. Now they have to understand that there are repercussions for their aggression. Mr. Ambassador, just one last question. It's been a year now since you are fighting with Hamas and now Hezbollah and Houthi. How long it will take to come to a peace talks? India is trying its best. Prime Minister Modi is talking to Mr. Netanyahu, the Prime Minister, and the Palestinian Prime Minister he met just a day before in New York. I just want to know, most of the Indian peace-loving people, including most of the Israelis peace-loving people, want to know how long this war will go on. You are right, Sumit. There is nobody more than the Israelis that want this war to stop. But we have to be persistent, because if we do not hit back the terrorists, if we do not deter them from attacking us again, this will happen time and again. And we are interested in peace.
this attack in the 7th of October happened as an aggression from the other side, from the terrorists, not from Israel. So we want peace yesterday, but we have to be persistent in our fight against terrorism, but because whoever surrenders to terrorism will continue to be terrorized. And we hope that these people will come back to their senses, that they will come to the table, sit down, implement UN Security Council Resolution 1701 when it comes to the northern border, and actually release the hostages that they have taken. So Gaza releasing of hostages is the first, the most topmost priority. Of course. We have to release the hostages. We have to create a situation, a new reality in the Gaza Strip in which pragmatic people, decent people, will be in charge of rebuilding the Gaza Strip. We are interested in peace. We want neighbors that are satisfied. We want neighbors that have whatever they need. We just don't want to be attacked. We left the Gaza Strip in 2005, sorry. In 2007, Hamas took over, and since then, we are being attacked. Just one last thing, because you have to go to the English studio. Yeah. Do you believe that two-state theory is the solution of the problem? Well, if we successfully eliminate the terrorists and we get rid of the radicals, then everything is possible, Sumit. But we have to be realistic. We cannot implement a vision without practical steps on the ground. Thank you, Mr. Ambassador, for the candid conversation you had with NDTV India. Thank you so much. Thank you. हमारे NDTV India के जो हिंदी के दर्शक हैं, the Indian people who namaste to them, उनको भी इस बातचीत में मज़ा आया होगा. शुक्रिया हमसे बात करने के. Thank you so much. शुक्रिया. ये रेविन अज़ार साहब थे जो कि एम्बेसडर हैं भारत में इज़राइल के, और उनके साथ खास बातचीत की. हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आज जो कुछ अभी भी वहाँ पर चल रहा है. हिजबुल्लाह पर होने वाले हमलों की चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं. हमलों के बाद सैकड़ों लोग लेबनान से दक्षिण से उत्तर की ओर जाने लगे हैं. ये भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस वक्त लेबनान के दक्षिण से निकलकर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं. ऐसे कई लोग सीडान और बैरूत की ओर बढ़ रहे हैं. इसके अलावा कई लोग सीमा पार कर सीरिया में भी जा रहे हैं. लेबनान के कई शहरों में लोगों के घरों को बम धमाकों से भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में सैकड़ों स्कूलों को विस्थापित लोगों के लिए तैयार किया गया है. कई परिवार बच्चों समेत इन शरणार्थी कैंपों में पहुंचे हुए हैं. इस बीच कई जानकारों का कहना है कि विस्थापन भी अब युद्ध का एक हथियार बन गया है और इजराइल इसका जमकर इस्तेमाल कर रहा है. लेबनान के कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले कई दिनों के लिए रोक दी गई हैं. अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कह दिया है. इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हिजबुल्लाह पर होने वाले हमलों का शिकार खुद लेबनान खुद को कब तक होने देगा. क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में नाराजगी बढ़ेगी? इसी मुद्दे पर बात करेंगे. दो और ख़ास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं. आपके पहले तो पेशेंस के लिए शुक्रिया. मेरे साथ प्रोफेसर जहांगीर हैं, खिमराज जहांगीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और ब्रह्म चलानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सामरिक मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए. एक सवाल मैं सबसे पहले चलानी जैसे एक ले लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम इस खबर पर बात करते हैं. जिस तरीके से ब्रह्मा सर लड़ाई अब एक नई दिशा में चली गई है और जो दिखाई दे रहा है आज इस वक्त की सिचुएशन में, अभी हम एम्बेसडर से बात भी कर रहे थे और बातचीत से समझ में आ रहा था कि इजराइल अपने रुख पर कायम है. वो बगैर किसी आसानी से बातचीत की टेबल पर नहीं आने वाला है. आप ठीक कह रहे हैं सुमित. एक नया फ्रंट खोल के इजराइल ने अपनी जो सिचुएशन है वो और रिस्की बना दी है, क्योंकि करीब एक साल से जो लड़ाई चल रही है गाज़ा में, वहाँ पर हमास तो ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी हमास नए फाइटर्स को रिक्रूट कर रहा है. इजराइल का जो ओरिजिनल गोल था गाज़ा में वो था कि हमास को ख़त्म करना है, मगर अब इजराइल की मिलिट्री अपने आप खुलेआम कह रही है कि हमास को
ख़त्म करना एक इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। और हमास के हिसाब से तो हिजबुल्लाह एक ज़्यादा पावरफुल मिलिशिया है। इस समय हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स, काफ़ी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है इन एयर स्ट्राइक्स का। मगर कुछ समय के बाद इसराइल को ग्राउंड फोर्सेस भेजने पड़ेंगे लेबनान में। इसका मतलब कि हिजबुल्लाह के टेरिटरी पर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो आसान बात नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले 2006 में भी हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई थी और 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 वो लड़ाई, वो बैटल ख़त्म हुआ एक तरह से इन अ स्टेलमेट, डेडलॉक में। तो ये जो नया बैटल शुरू हुआ है इसराइल और हिजबुल्लाह के खिलाफ, हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच, इसका जो आउटकम होगा वो मेरे ख्याल से इट वोंट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2006। राइट। सिचुएशन जो है वो लगातार तनावग्रस्त भी बननी जा रही है। लेकिन दोनों मेहमानों से बातचीत मैं करता रहूँगा, लेकिन इस बीच में आपको ये समझाना ज़रूरी है कि दरअसल अगर अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जाकर देखें तो क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान खुलकर अब हिजबुल्लाह के पक्ष में आ गया और ईरान के राष्ट्रपति ने यह अपील भी कर दी है कि भाई इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए, वरना जो लेबनान का इलाका वो एक नई गाज़ा पट्टी, एक नई गाज़ा स्ट्रिप बन सकता है। इस नक्शे को देखिए, समझ में आएगा आपको। ये सबसे बीच में जो नीले रंग का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये इजराइल है। इतना छोटा इजराइल, अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें, इसके आसपास सब तरफ उससे लड़ाई चल रही है। नॉर्थ में सीरिया है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है। नॉर्थ में लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई इजराइल के नॉर्थ में चल रही है और लेबनान का साउथ इलाका है। यहाँ यमन से हाउती हैं जो उस पर हमला कर रहे हैं इस रेड सी के ज़रिए। ये इलाका रेड सी का है और ये इस पर जाके इजराइल से हमला कर रहे हैं। ये जो ग्रीन रंग के रंग आप देख रहे हैं, जो डार्क ग्रीन मैप दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ हैं और ये सब के सब मोटे तौर पर माना जाता है कि एक साथ एक विचार के साथ चलते हैं। ये सब अरब देशों का एक बड़ा समूह है जिनसे जो आप कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि इजराइल के साथ इनकी दोस्ती तो नहीं है कम से कम। और जो हल्के ग्रीन रंग का इलाका देख रहे हैं उसके चारों तरफ तुर्की का हो गया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, इधर अफ्रीका के देश हो गए, ये तमाम देश OIC कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जिसको आप कहते हैं। इस पूरे इलाके को मोटे तौर पर अगर आप समझाने के चाहें, ये तमाम इलाके जो हैं ये इस छोटे से इजराइल की खिलाफत वाले देश, मुखालफत वाले देश कहे जा सकते हैं। इजराइल छोटा सा, इसी इजराइल के बीच में हल्का सा रंग का इलाका जो फिलिस्तीन का इलाका है, जिसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं, यहाँ पर है वो। तो ये इजराइल और चारों तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये वो इलाका है जिसको आप कह सकते हैं कि इजराइल अपने तमाम विरोधियों से घिरा हुआ है, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो एशिया में हो। हर जगह से इजराइल जो है वो घिरा हुआ है और इस इजराइल की लड़ाई इस वक्त मोटे तौर पर इसके इस बॉर्डर में चारों तरफ, उसके दक्षिण में भी चल रही है, पूर्व में भी चल रही है और उत्तर में भी इस वक्त चल रही है। इस वक्त लड़ाई से जूझ रहा है। और अगर अगले मैप की ओर ले जाऊं मैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर है क्या। क्लोजअप में अगर आप देखेंगे, ये देखिए इलाका, ये इजराइल है, इजराइल का झंडा आपको दिखाई दिया इस क्लोजअप में। इजराइल के नॉर्थ में सीरिया है, सीरिया से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। यहाँ ये लेबनान का इलाका है जहाँ पे लेबनान के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। अगर हम इसको पास करें, ये इराक का इलाका है। ये जो एक्सिस बनता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहा जा रहा है, ये तमाम इजराइल के विरोधी मुल्क हैं जो खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आप इसको जूम आउट करेंगे इस नक्शे को तो आप और देख पाएंगे, इसमें नीचे इलाका है, ये पूरा इलाका, ये यहाँ पे गाज़ा है, जैसा कि मैंने आपको कहा, फिलिस्तीन का इलाका बीच में इजराइल में, जहाँ पे गाज़ा के साथ लड़ाई चल रही है, जो कि 7 अक्टूबर की लड़ाई का अब तक हम दंश देख रहे हैं इस इलाके में। नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर हिजबुल्लाह है, जो कि शिया लड़ाकों का संगठन है, जो कि लेबनान से ऑपरेट करते हैं। ये समझ लीजिए लेबनान एक देश है, उस देश में एक संगठन है जिसका नाम हिजबुल्लाह है, वो इससे लड़ रहे हैं। और यहाँ यमन में, ये यमन मुल्क है, यहाँ पे हाउती मिलिशिया है, हाउती जिसको इजरायली आतंकी कहते हैं, और ये भी अटैक कर रहे हैं। ये तमाम लोग मिलकर इजराइल के खिलाफ एक एक्सिस बना हुआ और इजराइल पर तीनों तरफ से ये समुद्र के रास्ते हमला करते हैं। यहाँ से गाज़ा तो अंदर है ही है, हमास का इलाका, नॉर्थ में हिजबुल्लाह हो गया और
इराक और सीरिया में भी कई संगठन ऐसे सक्रिय हैं जो हिजबुल्लाह को और हमास को मदद कर रहे हैं, हुती को मदद कर रहे हैं इस पर हमला करने के लिए। मोटे तौर पर इस नक्शे से आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से घिरा हुआ है। अगले मैप की ओर चलते हैं, अगले नक्शे में आपको समझाते हैं आखिरकार वहाँ पर क्या दिखाई देता है। ये देखिए, ये इलाका अगर बिल्कुल क्लोजअप में आपको जाके देखें, ये इजराइल का इलाका है और इजराइल के नॉर्थ में, ये इजराइल का उत्तर का इलाका, इजराइल मुल्क ये है, एक लंबी सी सीधी पट्टी आपको दिखाई देती है। ये इलाका इजराइल का है, ये इलाका लेबनान का है और यहाँ पर लड़ाई इस वक्त चल रही है। और ये भूमध्य सागर का इलाका जिसको आप मेडिटेरियन सी कहते हैं, जॉर्डन, सीरिया, चारों दो बड़े मुल्क घिरे हुए हैं। इस वक्त जो लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह के साथ वो यहाँ पर चल रही है। लेबनान का दक्षिण का इलाका, इजराइल के उत्तर का इलाका, यहाँ से बड़ी संख्या में फायरिंग हो रही है दक्षिणी लेबनान से इजराइल की ओर और पलट कर इजराइल अब अपने रॉकेट से हमला कर रहा है जिसमें 500-600 के आसपास मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 500-600 के आसपास जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के वो मारे गए हैं। ये इस तरीके से मैप में इस वक्त दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले कहाँ कहाँ हुए हैं, किस तरह के फायर पावर का इस्तेमाल किया गया। ये वो इलाका है लेबनान से लगा हुआ इजराइल का उत्तरी इलाका, इस इलाके पे हमले हुए हैं, मिसाइल दागे गए हैं, ड्रोन दागे गए हैं और आर्टिलरी गन से भी हमले हुए हैं। इस इलाके में जो इजराइल के लोग रहते थे, इजराइल नागरिक थे, उनको इलाका खाली करके नीचे की ओर, दक्षिण की ओर आना पड़ा है। और इस इलाके में लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हैं, क्योंकि लेबनान में बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस भी रहते हैं और सुन्नी भी रहते हैं। हिजबुल्लाह दरअसल शियाओं का संगठन है, सुन्नी मुस्लिम भी है, वो उन लोगों को उत्तर की ओर जाना पड़ा है। और इसकी वार्निंग इजराइल ने पहले ही दे दी थी कि आप हम हमला करेंगे, इस इलाके को खाली करना चाहिए। इजराइल के कब्जे वाला गोलान हाइट्स का ये इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोलान हाइट्स का इलाका है जो कि इजराइल के कब्जे में है। हाइफा आप देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पर और यहाँ तक भी हमले किए जा रहे हैं उस तरफ से, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह कहने को एक मिलिशिया है, एक आतंकी संगठन जिसको कहता है अमेरिका और इजराइल, उसके पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, मिसाइल भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, एक पूरी फौज की तरह काम करता है हिजबुल्लाह। मैं फिर रिपीट कर दूं, हिजबुल्लाह एक संगठन है, वो लेबनान देश से ऑपरेट करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगले मैप की ओर चलते हैं और इस मैप के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। दरअसल हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले, हवाई हमले हो रहे हैं और इजराइल ने हवाई हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। लेबनान में बड़ी संख्या में अपने एयर पावर का इस्तेमाल किया है और इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के इलाके से ये उड़े हैं। ये देख सकते हैं इस नक्शे में आप, हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले, हवाई हमले किए जा रहे हैं। ये इस तरह के ड्रोन से भी हमले हुए हैं, ड्रोन के जरिए भी उसको निशाने पर लिया गया है। आर्टिलरी गन से फायरिंग हो रही है इन आप देख सकते हैं। ये तमाम कोशिशों से, इन तमाम प्रयासों से इजराइल हिजबुल्लाह से बदले ले रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना, एम्बेसडर बोल रहे थे कि 7 अक्टूबर को हमास ने हम पे हमला किया पिछले साल और 8 अक्टूबर से लगातार हिजबुल्लाह हमारे ऊपर ड्रोन से, हमारे ऊपर मिसाइलों से हमले कर रहा था। अब जाके हमने उनको जवाब दिया है और अब तब तक जवाब देंगे जब तक हिजबुल्लाह के तमाम बड़े कमांडर्स को हम उनको ख़त्म नहीं कर देते। साफ तौर पर इजराइल की ये रणनीति है। मेरे साथ प्रोफेसर जहांगीर साहब बने हुए हैं। प्रोफेसर जहांगीर, शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपने जो अब तक जो देखा, जो कुछ चल रहा है बीते 1 साल से लगातार, प्रोफेसर साहब मैं आपके साथ कई शोज़ कर चुका हूँ, हम हर बार ये बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सिचुएशन इजराइल अब दो तरफ लड़ाई लड़ रहा है। हमास के साथ तो चल ही रही है, मेरे ख्याल से उसको तो 70-80% ख़त्म कर दिया उस इलाके को, और अब वो हिजबुल्लाह पर आ गया है। इस सिचुएशन में क्या वहाँ भी हम एक नई गाज़ा पट्टी बनते देख रहे हैं बैरूत के आसपास लेबनान में? देखिए, ये मुमकिन जरूर है। 1982 में जब इसराइल ने पहली बार लेबनान पे कब्जा किया था तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बैरूत को सीज किया था और वो चैप्टर इसराइल का 18 साल चला। 18 साल बाद की आर्मी ने साउथ लेबनान से विड्रॉ किया था। तो इसराइल का लेबनान में घुसना लेबनान के साथ मेरे ख्याल से कोई बड़ी अचंभे वाली बात नहीं होगी। पर देखिए, हिजबुल्लाह की जो लड़ाई है वो हमास की ही लड़ाई है। इसराइल हमास के साथ
जो हॉस्टेज और सीज फायर डील की कोशिश में है, उसमें जाहिर सी बात है नेतन्याहू के हित कम है, पर फिर भी हमास के ऊपर इस बात का दबाव बहुत कम था कि वो डील करे। हमास को अगर आप हिजबुल्लाह के साथ के तौर पे देखें तो हिजबुल्लाह ये कह रहा था कि इजराइल गाजा से पूरी सेना को विड्रॉ करे। तो एक रणनीति इजराइल की है कि जब वो हिजबुल्लाह पे हमले करेंगे तो उससे हमास की भी ताकत और हमास का जो एक मैक्सिमलिस्ट अतिवाद है अपनी निगोशिएशंस को लेके वो कम होगा। तो इजराइल को हिजबुल्लाह की कार्रवाई से हमास की लड़ाई में भी मदद मिलने वाली है, ये बात जाहिरन तौर पे। जी प्रोफेसर जाकिर, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। देयर इज सम इशू विद द कनेक्टिविटी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं कहता हूँ आपको रीडायल करेंगे, आपके हम दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार आपकी लाइन को लेते हैं ठीक से। मेरे साथ ब्रह्मा चलानी जी हैं। ब्रह्मा सर, ये समझाना बहुत ज़रूरी है और आप शायद सबसे बेहतरीन तरीके से हमको समझा पाएँ, हमारे दर्शकों को समझा पाएँ। इज़राइल, हम जब नक्शे पे देखते हैं एक छोटा सा इज़राइल और चारों तरफ उसके विरोधी दिखाई देते हैं। ऐसे में इज़राइल के पास ताकत कहाँ से आ रही है? अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, आर्मी पावर दे रहा है, ये हमको समझ में आता है। और कौन कौन से मुल्क उसके साथ इस वक्त खुलकर खड़े हुए हैं? इसराइल के साथ पूरा वेस्ट सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। अमेरिका तो कर रहा है, जैसे दूसरे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। तो इसराइल का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली, क्योंकि पूरा वेस्टर्न ब्लॉक इसराइल को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? इनका क्या इंटरेस्ट है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में भी काफ़ी डिविजन्स हैं इस समय। जो कुछ हो रहा था गाज़ा में, जिस तरह का डिवास्टेशन हुआ, बल्कि एक पॉलिटिकल इशू बन गया है ये आने वाले इलेक्शन में, कि जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरह से ब्लाइंड सपोर्ट दिया है इसराइल को, एक पॉलिटिकल इशू बन गया है इलेक्शन में। मगर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी इसराइल को फुली सपोर्ट करती है, मगर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें काफ़ी डिविजन्स हैं इस इशू पर, इस लड़ाई पर। तो वेस्टर्न सपोर्ट इसराइल को काफ़ी समय से मिल रहा है, ये तो नई बात नहीं, काफ़ी डेकेड से मिल रहा है इसराइल को। और बिना अमेरिकन मदद से इसराइल इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है करीब 1 साल से गाज़ा में। अमेरिकन हथियार आ रहे हैं इसराइल के पास, और अमेरिकन फाइनेंशियल एड भी मिल रहा है इसराइल को काफ़ी हद तक। तो ये जो सपोर्ट है इसराइल के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। मगर दूसरी बात ये है कि जिस तरह से भारत एक बहुत ही डिफ़िकल्ट नेबरहुड में लोकेटेड है, उसी तरीके से इसराइल का भी नेबरहुड बहुत ही ट्रबल्ड नेबरहुड है। फ़र्क ये है कि भारत इस समय कोई जंग नहीं लड़ रहा है, मगर इसराइल कई वॉर्स में इन्वॉल्व है। एक तो गाज़ा में, अब लेबनान में, उसके अलावा हुतीज़ के खिलाफ यमन में, ईरान के साथ एक शैडो वॉर चल रहा है, और अब जो लेबनान में जो कुछ इसराइल कर रहा है, उससे इसराइल और ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। राइट। और उसके अलावा इसराइल के सोसाइटी के अंदर एक युद्ध चल रहा है बिटवीन राइवल कैंप्स, बिटवीन राइवल आइडियोलॉजीज। तो इसराइल की सिचुएशन भारत से भी काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। एक तरह से इसराइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, छोटा देश है मगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर दूसरी तरफ भारत के हिसाब से ज़्यादा वनरेबल है। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा, अमेरिका मदद कर रहा है, समझ में आता है, अमेरिका और इजराइल के बीच बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है। पर जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने फ्रांस का नाम लिया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इन कंट्रीज़ का क्या हित है कि ये जो संगठन है या ये जो देश हैं, इनमें इजराइल नुकसान पहुंचाए? क्या इनको कोई बेनिफिट दिखाई देता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में? नॉर्मली जो अमेरिका पॉलिसी अडॉप्ट करता है, उसके एलाइज भी उसी पॉलिसी को नॉर्मली सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा निकला नहीं है पिछले 3-4 डेकेड में जहाँ पर अमेरिका के अपने वेस्टर्न एलाइज यूरोप में
अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई या उस पॉलिसी के खिलाफ काम किया। कई सारे इश्यूज हैं जहाँ पर डिसेंट हुआ है या डिफरेंसेस निकले हैं, मगर जहाँ तक इजराइल का मुद्दा है तो यूएस लेड पॉलिसी यूएस एलाइज भी सपोर्ट करते हैं। राइट। इनफैक्ट आज पेंटागन का बयान भी आया था कि यूएस विल सेंड मोर ट्रूप्स टू मिडिल ईस्ट। पेंटागन ने तो ये ट्रूप्स भेजने का मतलब ही है कि इजराइल की मदद करने के लिए हम अपनी सेना भेजने को तैयार हैं। लेकिन इस चीज़ को और समझना चाहेंगे हम ब्रह्मचलानी जी, जो कि बहुत ही क्रूशल हो जाता है। इस वक्त इलेक्शंस का दौर है अमेरिका में, ख़ास तौर पर 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर चुनाव वहाँ होने हैं। दोनों पार्टियाँ, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हों, वो इजराइल को अपना दोस्त बताती हैं और दोस्त मानती भी हैं। आपको क्या लगता है कि जब तक ये चुनाव ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसा सिचुएशन वेस्ट एशिया में बना रहेगा, या उसके पहले कोई सॉल्यूशन की बात हो सकती है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ कोई इनका कोई लिंकेज नहीं है। ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे और जो भी राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका में वो इजराइल को सपोर्ट करेगा। मगर इजराइल के लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। अब देखिए, इस समय तो एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, पर जब इजराइल ग्राउंड फोर्सेस भेजेगा इजराइल लेबनान के अंदर, तो वो ये जो लड़ाई है वो इसका जो डायमेंशन बदल जाएगा, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के पास ईरान के तरफ से काफ़ी पावरफुल वेपन्स हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को एक बहुत ही पावरफुल एंटी टैंक मिसाइल दिया है, उसका नाम है अल्मस। जिस तरह से इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन किए बिना कोई मेजर कॉम्बैट, मैंने जो उस तरह का होता है ना फ्रंटल कॉम्बैट, वो नहीं हुआ गाजा में। हमास तो एक तरह से गुरिल्ला टैक्टिक्स अडॉप्ट किया उसने इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। मगर जब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे लेबनान में, उनका एक डायरेक्ट फ्रंटल कॉम्बैट होगा हिजबुल्लाह के साथ जी। और हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक रॉकेट्स हैं। जिस तरह से जिस वजह से ये इस तरह का टकराव बहुत ही खतरनाक होगा दोनों साइड्स के लिए। प्रोफेसर जहांगीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब शुक्रिया एक बार फिर से। अब सवाल सीधा आपसे ये, लेबनान का इलाका, लेबनान में बड़ी संख्या में सुन्नी भी हैं और हिजबुल्लाह तो शियाओं का एक संगठन है ही है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस वॉर ने जो इजराइल के खिलाफ चला है, इसने शिया और सुन्नी को एक कर दिया है, क्योंकि अगर गाज़ा में सुन्नी थे, यहाँ पर शिया हैं, तो सब मिलकर एक हो गए हैं। जो आपस में एक ज़माने में ईरान और इराक की लड़ाई इसी बात पर हो गई थी, शिया सुन्नी पर 90 के दशक में, और आज सब एक होकर इजराइल के खिलाफ इकट्ठे हो गए, ऐसा लग रहा है। अब सुमित साहब, ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ी आवाजें मतलब मजबूत हुई हैं। पिछले अगर 6 महीने की लेबनान के अंदर की खबरों को देखा जाए तो जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस और जो सुन्नी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, उनका ये बिल्कुल दबाव था हिजबुल्लाह के ऊपर कि वो एक तो अपनी आर्म्ड मिलिशिया को लेबनान की आर्मी के साथ जोड़े, वो स्टेट विद इन द स्टेट वाली रियलिटी से लेबनान को हाईजैक करके नहीं रख सकते। तो हिजबुल्लाह की मेरे ख्याल से ये फिक्र बहुत है कि अगर वो लेबनान की जनता को एक लड़ाई में झोंकती है, क्योंकि लेबनान की जनता ये कहती है कि जब आप लड़ेंगे ईरान की शय और ईरान के दिए हुए हथियारों से, तो नुकसान इजराइल के हमलों का लेबनीज लोगों पे होगा, ना कि ईरान के लोगों पे होगा। राइट। तो आपने जब तस्वीरें दिखाई कि ये लेबनान के बाशिंदे हैं जिनको हो सकता है अब महीनों रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़े, और चलानी साहब सही कह रहे हैं, जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा और ये लड़ाई लंबी चल सकती है, 1 साल चल सकती है, तो उसमें लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की स्थिति ज्यादा कमजोर होगी। ये एक तरह से इंटरनल लेवरेज है जो हिजबुल्लाह के खिलाफ काम करेगा बजाय कि उनके पक्ष में। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, क्या ये जो लड़ाई लेबनान के अगेंस्ट या हिजबुल्लाह के अगेंस्ट शुरू हुई है और लेबनान पर जिस तरीके से मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, आप अपना एयर पावर का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है,
ये कब तक चलेगा? क्या इजराइल वहां से क्या पाना चाहता है? वहां तो हॉस्टेज भी नहीं है हमास की तरह। इजराइल वहां पे हमास के ऊपर दबाव पाना चाहता है। नेतन्याहू की गर्ज ये है कि वो हमास की मांगों के दबाव में समझौता ना करे और वो अपनी मांगों के दबाव में हमास से समझौता करवा ले। ये एक तरह से ब्रिंकमैनशिप या बार्गेनिंग फाइट है हमास और इजराइल की। हमास हिजबुल्लाह पे बड़ा भरोसा कर रहा था क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले बंद नहीं किए थे और कहा था जब तक आप गाजा से सेना नहीं बुलाएंगे वापस, हम हमला रोकेंगे नहीं। अब जब हिजबुल्लाह हमले नहीं कर पाएगा तो हो सकता है हमास अलग थलग पड़े और हमास को लगे कि इजराइल को न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दबाव में रोका जा सकता है, न पूरे युद्ध का एक डर इजराइल को रोके रखा जा सकता है। तो इजराइल एक तरह से फ्री हैंड एक्ट करना चाहता है जिससे कि उसे लगे कि हमास अपनी बातें थोड़ी कमजोर करे। पर इन सब में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान भारत जैसे देशों का है या अमेरिका जैसे देशों का है। देखिए, भारत ने दो बड़ी चीजें करी थी। I2U2 का एग्रीमेंट हुआ था और अभी जो यूरोप एशिया इंडिया वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ था। मेरे ख्याल से इजराइल अब एक लाइबिलिटी बन गया है भारत जैसे देश की विदेश नीति के लिए। इजराइल का व्यवहार, इजराइल की रणनीति, युद्ध, देखिए युद्ध पे जाना देश का हक है, वो चाहे तो सालों युद्ध में रह सकता है, पर फिर उसके जो स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं वो कैसे निगोशिएट करेंगे उसके इस रेकलेस बिहेवियर को कि आप शांति समझौते की कोई सूरत तलाशना नहीं चाहते और आप लड़ाई को एक मतलब एक ओपन बैटल आप रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल को ये मेरे ख्याल से वहम होना चाहिए कि उनके जो स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं उनका कितना पेशेंस वो टेकन फॉर ग्रांटेड रख सकते हैं। एक क्विक सवाल और आप दोनों से आंसर चाहूँगा मैं। पहले जहांगीर साहब आपसे, और वो ये कि क्या आप देख रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये और एस्केलेट हो रही है, ये ईरान की तरफ जा रही है? क्या ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में? ये ईरान की तरफ जा सकती है। ईरान के प्रेसिडेंट ने आज ये बयान दिया है कि इजराइल ये हमला करके ईरान को एक लड़ाई में खींचना चाहता है। ईरान भी हिजबुल्लाह को शय जरूर देता है पर वो ईरान सीधे तौर पे इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने में हिचकता है। और मेरा ये शुरू से मानना है कि ईरान का हित फिलिस्तीन के लोगों के लिए कतई नहीं है। ईरान ने फिलिस्तीन के मुद्दे को बहुत बड़ा प्यादा बना रखा है। ईरान की इजराइल के साथ लड़ाई एक सैद्धांतिक धार्मिक एजेंडे का हिस्सा है। ईरान फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो सुन्नी मुसलमान है जिनके लिए वो कतई अपनी शिया रिवोल्यूशन और शिया पावर को नहीं खोना चाहते। पर ईरान चाहता जरूर है कि उसके प्रॉक्सीज, चाहे वो हुतीज हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, वो उस पर इसीलिए तो देखिए ना कि हिजबुल्लाह की इस लड़ाई में इजिप्ट और जॉर्डन इजराइल के साथ है, सऊदी अरेबिया और गल्फ के सारे मुल्क इजराइल के साथ हैं। राइट। एक क्विक जवाब आपका भी जलाली साहब, क्या ये लड़ाई एस्केलेट हो रही है? क्या इस रीजन के बाहर भी निकल सकती है? एस्केलेट हो सकती है क्योंकि ईरान के लिए अब इज्जत की बात हो गई है ना। क्योंकि जब हमास का कमांडर इजराइल ने मारा तेहरान में, तो उस समय इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान रिटेलिएशन करेगा। रिटेलिएशन नहीं हुआ। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। अगर ईरान कुछ नहीं करता है तो उसका जो इमेज है वो सफ़र करेगा। जो ईरान की लीडरशिप है वो अपनी जनता को भी कैसे फेस करेगी। तो एस्केलेशन का तो डर है, मगर किस तरह का एस्केलेशन होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। क्योंकि एस्केलेशन हो सकता है काफ़ी लिमिटेड या शो ऑफ स्ट्रेंथ ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान तो नहीं चाहता कि एक फुल फ्लेज्ड युद्ध शुरू हो जी, मगर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जी, क्या करेगा ये पता नहीं। जहांगीर साहब आपने हाथ उठाया, क्विक कमेंट, मेरे को रैप अप करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई एस्केलेट तो नहीं होगी पर ये लड़ाई प्रोलॉन्ग जरूर होगी। देखिए, जब इजराइल और हमास की लड़ाई छिड़ी थी तो कहा कि नहीं 4-6 महीने में खत्म हो जाएगी। 12 महीने हो गए, अब 12 महीने लेबनान की और इजराइल की लड़ाई चलती रहेगी, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, बीच में बोला, शुक्रिया, थैंक यू। वक्त की कमी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों एक्सपर्ट के बात मानना है कि लड़ाई लंबी चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कितना और फैलेगी इन दो मुल्कों के बाहर वो अभी कहना जल्दबाजी होगा, पर लड़ाई चलेगी ये दिख रहा है।
अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जबरदस्त झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले में उन्हें आरोपी बनाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका आज खारिज कर दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 17A के तहत मूडा के कथित प्लॉट घोटाले में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने केस चलाने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकोर्ट गए, लेकिन उन्हें वहां पर निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद अब बीजेपी सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।